अकबर और बीरबल। बीरबल की चतुराई और 10,000 हाथियों में छिपा सफ़ेद हाथी का रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूजा वर्मा का हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन का भरपूर आनंद मिलेगा। दिल्ली के लाल किले में एक गर्म दिन था। ऐसा दिन जब हवा भी कुछ कहानियां बिखेरती चली आती थी। दरबार के सामने लंबे लंबे लोग खड़े थे, राजदंड चमक रहे थे और हर चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। आज के दिन बादशाह ने एक विचित्र समस्या बताई थी, जिसे हल करने के लिए उसने अपने दरबार के बुद्धिमान लोगों को बुलाया था। समस्या इतनी बड़ी थी कि सुनने वाले हर आदमी की आंखों में हैरानी के छोटे छोटे जुगनू चमक उठे। हमारे राज्य के दक्षिणी सीमावर्ती गांव से एक सूचित संदेश आया है, बादशाह ने कहा। वहां के राजा ने अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए 10,000 हाथियों का उपहार भेजा है, पर एक शर्त के साथ। उसने लिखा है कि इन हाथियों के सही सही गणना के बिना हम उपहार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि हमने गणना में कमी कर दी तो वे अपमान समझेंगे, और यदि हमने ओवर काउंट किया तो 2 राज्यों के बीच शक उभर सकता है। दरबार में शोर मच गया। 10,000 हाथी। इतने हाथियों को गिनना, नापना, संभालना सब कुछ असंभव सा लगा। कई मंत्री गणनात्मक तरकीबों और लेखा-जोखा विधियों की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि तालिकाएं बनाकर दिन रात गिनना होगा। कुछ ने सलाह दी कि प्रत्येक हाथी पर अंकित कुछ निशान कर दिए जाएं। पर सवाल यही था, इतने बड़े जानवरों को नियंत्रित करके और बिना किसी त्रुटि के गिनना किस तरह संभव था। तभी बीरबल खड़े हुए। उनकी आंखों में वही मिलनसार चमक थी जो किसी कठिन पहेली को प्रेम से घेर लेती है। बादशाह ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या सुझाते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम गिनती नहीं करेंगे हुक्मरान, हम सत्य प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे कि किसी को शक न रह जाए। बादशाह ने चुटकी ली। बोलो कैसे? बीरबल ने योजना बताने से पहले दरबार के चारों ओर देखा। सैनिक, कर्मचार और अन्य गणक सब प्रमुख बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हाथियों को 3 समूहों में बांट दीजिए। पहले समूह में वे हाथी जो सुबह के समय सबसे पहले पानी पीते हैं, दूसरे समूह में वे जो शाम को नहाते हैं, और तीसरे समूह में वे जिन्हें रबर या खरल की आदत है। दरबार में कुछ लोगों ने हैरानी से सिर हिलाया, पर बीरबल हंसे नहीं, वे गंभीर थे। फिर हम हर समूह के प्रमुख हाथी पर एक एक रंग की रिबन बांध देंगे, लाल, नीला और हरा। उसके बाद हम प्रत्येक रिबन वाले हाथी की साखी लें, गांव वालों और देखभाल करने वालों के मोहरों वाले कागज। भीड़ भाड़ में गिनती कठिन नहीं होगी। हमें केवल ये दिखाना है कि जो संख्या राजा ने भेजी है वही संख्या है। कई मंत्री बोले, पर यह तरीका प्रमाण नहीं। किसने गिनती की? कौन गिना? कागजों पर मोहरें कैसे सुनिश्चित करेंगे? बीरबल ने एक शांत किंतु तेज आवाज में कहा, हम कागजों के साथ एक शपथ पत्र भी लेंगे। राजा के पुजारी और राज्य के स्थानीय न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होंगे। और सबसे अहम, हम हाथियों को किसी बड़े मैदान में एक एक पंक्ति में रखवा देंगे और वहां से प्रमाण के तौर पर तस्वीरें और गवाह भी रखेंगे। बादशाह ने सोचा और कहा, ठीक है, पर यह सब करने में कई दिन लगेंगे। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, हुक्मरान, समय तो लगेगा ही, पर हम सत्य को इतना ठोस बनाएंगे कि अगला राज्य कभी संदेह न करे। योजना अनुपालन में आई। 10,000 हाथियों को बड़े बड़े मूंगफली और गुड़ से भरे मार्गों से धीरे धीरे किले के पास के मैदान में लाया गया। गांवों के लोग और राजकीय अधिकारी भी बुलाए गए। पर जैसे जैसे हाथी आए, एक नई समस्या उभर आई। हाथियों के दायरे की पूंजी इतनी नहीं थी कि उन्हें एक एक करके रिबन बांधा जा सके। कुछ हाथियों को तो नीलामी वाले जाड़ों की आदत थी। कई बड़े बड़े हाथी संगठित थे और उन्हें संभालना कठिन था। फिर गिनती करते समय आधे लोग कहने लगे कि कुछ हाथियों में झुकाव और चालाकी दिखी, जैसे वे गिनती के समय छिपे रहे। भीड़ भाड़ में कुछ हाथी रास्ता भूल भुला गए और फिर पुनः लौट आए, जिससे गिनती और भी पेचीदा हो गई। बीरबल ने सबका ध्यान खींचा और एक शांत सुझाव दिया, हम हाथियों के लिए 3 अलग अलग प्रवेश द्वार खोलेंगे और प्रत्येक द्वार पर एक कड़ी अभिसूचना रखेंगे। जो हाथी किस द्वार से आएगा वही रिबन उसका होगा। किंतु यहाँ एक और बात है, हाथियों को हम इस तरह परखेंगे कि वे संख्या खुद बताएं। दरबार के लोग हैरान से हुए, हाथी कैसे बताएंगे? बीरबल ने कहा, हाथी नहीं बोलेंगे, पर उनका क्रम हमें बताएगा। हम प्रत्येक हाथी के पीठ पर एक छोटा सा पटल भर देंगे, एक घेरा उस समय के लिए, और यदि पटल पर चिन्ह होंगे तो वो पटल गिनती में जोड़ दिया जाएगा, जिससे हम पाएंगे कि कुल कितने पटल वापस लौटे, और उन पटलों के पास हम गांव के मोहरों को लगवाएंगे। योजना पर अमल हुआ। फिर भी तीसरे दिन के बाद जो कुछ भी सुचारू चल रहा था, अचानक एक अजीब खबर आई। किसी ने कहा कि कुछ हाथी गुम हो गए हैं।
एक ग्रामीण दौड़ा आया, चिल्लाया कि आधी रात को जंगल की ओर से एक बटालियन हाथियों का झुंड भागा। बादशाह चिंतित हो उठा। कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई कपट हो सकता है, बाहर के लोग चाह रहे होंगे कि हमारा उपहार चोरी हो जाए और हमारे बीच दरार पड़ जाए। पर बीरबल ने कहा, हमें पहले सच पता करना होगा, कहानी के बिना अनुमान लगाना खतरनाक है। उन्होंने तुरंत 2 पुरुषों को जंगल में भेजा, एक तीरंदाज और एक बुद्धिमान मार्गदर्शक। लौटकर वे बोले कि जंगल के रास्ते में चलने वाले कुछ निशान मिलते हैं, पर वे पुराने निशान थे, किसी हालिया भागने के नहीं। गांव वालों की गलती ने भीड़ को घबरा दिया था। बीच में एक नया पात्र आया, एक नौजवान हाथीपाल जिसका नाम मधु था। मधु ने कहा, महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगा कि मेरे हाथियों में से किसी ने भागा नहीं। मैंने खुद रात में हफ्ते भर चौकी रखी थी। अगर आप विश्वास करें तो मैं आपके सामने अपने हाथियों की एक छोटी सी परेड करवा दूं। बादशाह ने अनुमति दी। मधु ने अगले दिन अपनी पूरी टोली के साथ आकर हाथियों की एक ऊर्जावान परेड दिखाई। वे प्रशिक्षित, स्वस्थ और व्यवस्थित थे। भीड़ मंत्रमुग्ध रह गई। किसी ने सोचा कि डर की वजह से खबर फैल गई थी, पर समस्या दूर नहीं हुई थी, क्योंकि कागजों और पटलों की गिनती में फिर भी कुछ अनियमितताएं दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने सबको बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो देखिए, यहां असली चालाकी है। कोई भी जो चाहे वो गिनती करा सकता है, पर हम सिद्ध कर देंगे कि जितने पटल और मोहरे हैं उतने ही हाथी हैं, और उतने ही न कम न ज्यादा। उन्होंने एक सरल परीक्षण किया। एक बड़े से चौराहे में सभी हाथियों को पंक्तिबद्ध किया गया, पर हर पंक्ति के आगे एक बांस का तख्ता रखा गया। बीरबल ने कहा, हम हर बांस को एक संकेत के रूप में रखें। जो हाथी सही पंक्ति में खड़ा होगा वही बांस हिला देगा। पंक्तियां सजती गईं, और जैसे ही एक एक हाथी आगे से गुजरता, बांस प्रक्षेपित संकेत देने लगा। भीड़ ने देखा, संकेतों के हिसाब से कितने हाथी गिने गए वही बांस के निशान थे। पर गणना अभी भी 10,000 से नीचे निकली। किसी कारण से कुछ बांस टिके नहीं थे, कुछ निशान गायब थे। बीरबल ने देखा कि तकिया सा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हाथीपालों से कहा, जो बांस टिके नहीं हैं उन्हें तुरंत बदल दो। जिन बांसों पर निशान स्पष्ट नहीं है, वे बांस वही लोग छुपा रहे हैं जो हाथियों के स्थान बदल रहे हैं। कुछ लोग चिल्लाए, इनकलाबी बातें उठीं, पर बीरबल ने सबको शांत कर दिया। हमें बाहरी आरोप नहीं लगाने, हमें तथ्य चाहिए, उन्होंने कहा। इसीलिए मैं एक आखिरी और निर्णायक तरकीब बताता हूं। उन्होंने राजकुमारी की आनंदी माला की एक छोटी सी श्रृंखला ली और उसमें एक खास मोती छिपा दिया। उस मोती पर एक छोटा छेद था और उस पर एक राजकीय मुहर थापा गया। बीरबल ने कहा, हम उस मोती को प्रत्येक पंक्ति के पहले हाथी के सैल में बांध देंगे। जो भी हाथी सही पंक्ति में खड़ा होगा उसका सैल उसी मोती के साथ दिखेगा, और हम मुहरों को हर दर्जा पर मुहर कर देंगे। जनता ने हैरानी से देखा। ये राजसी प्रमाण था और किसी के लिए उसे बदलना आसान ना था। जैसे ही मोतियां बांध दी गईं और मोहरें लगाई गईं, बीरबल ने शाम को घोषणा की, कल सुबह हम अंतिम गणना करेंगे और मैं स्वयं प्रत्येक मोती की शर्त जांचना चाहूंगा। लोग उल्टे सीधे अंदाज लगाने लगे। किसी ने कहा कि यह दिखावा है, किसी ने कहा कि यह असंभव है, पर बीरबल का सावधान चेहरा शांति से मुस्कुरा रहा था। अंतिम दिन जब गणना शुरू हुई, एक आश्चर्य हुआ। मोतियों में से एक मोती गायब था। पंक्ति के बीच एक हलचल उठी। कौन मोती चुरा कर ले गया? क्या यह कोई शरारत थी? बीरबल ने शांति से कहा, जो मोती उठाकर ले गया उसने बड़े धैर्य और चतुराई से काम किया होगा, पर उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है। उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों को निर्देश दिया कि सब पंक्तियों के पास के रास्तों की तलाशी लें। कुछ समय बाद एक छोटा सा बच्चा सामने आया। वो मोती लेकर खेल रहा था। बच्चा दिखा कि उसने मोती एक जगह से उठा लिया था, जहां एक हाथी की पूंछ झकझोर के चलते मोती गिर गया था। भीड़ ने सांस छोड़ी। ये कोई चोरी नहीं थी, बस नियति का खेल। पर यह घटना बीरबल के लिए संकेत बन गई। अगर मोती गिर सकता है तो और भी चीजें तिल तिल कर गायब हो सकती हैं। उन्होंने सभी पंक्तियों और मुहरों की एक एक जांच करवाई और पाया कि कुछ मुहरें असली नहीं थीं। नकली मुहरें किसी ने लगाई थीं ताकि गिनती में गड़बड़ लगाई जा सके। यहां से मामला गंभीर हो गया। नकली मुहर लगाने वाले कौन थे? क्या कोई मुकाबले से जल रहा था, या ये किसी बाहरी ताकत की साजिश थी? बीरबल ने अपना जवाब उसी तरह दिया जैसी वे हमेशा देते थे, समझदारी और नाटकीयता का संगम।
उन्होंने घोषणा की कि वे एक छोटे से मेला आयोजित करेंगे, जहां हर हाथी के मालिक और देखभाल करने वाले अपने अपने हाथियों का गुणगान करेंगे। मेला सजी और हर किसी को वहां अपने अपने हाथी पेश करने को कहा गया। भीड़ में जश्न का माहौल बन गया, पर बीरबल की आंखें सधे हुई थीं। उन्होंने खामोशी से देखा कि किसके हाथी सबसे अधिक शान से चलते हैं, किसके हाथी अधिक आज्ञाकारी हैं और किसके हाथी पटल और बांसों के पास चिल्लाते व खटखटाते हैं। अंततः एक पुरानी महिला आई। उसके हाथ में वही नकली मोहरों के सामान के पैकेट का एक छोटा सा टुकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि वो पैकेट एक ऐसे व्यापारी का था जो इस तरह की मोहरें बनवाता था और कभी कभी इन्हें बेचा करता था। व्यापारी को पकड़कर जब उससे पूछा गया कि किसने खरीदा था, उसने एक नाम बताया, एक स्थानीय समृद्ध ठेकेदार, जिसने रात में कुछ दस्तावेजों को बदलने के लिए नकली मोहरें खरीदी थीं। ठेकेदार ने स्वीकार किया कि उसने मोहरें खरीदी थीं, पर उनका इस्तेमाल किसी बड़े षड्यंत्र के लिए नहीं किया था। वो केवल अपने दस्तावेजों को सजाने के लिए चाहता था कि राज्य उसके बारे में क्या सोचता है। ठेकेदार की गलती ने बड़ी घबराहट फैलाई थी, पर बीरबल ने सबको शांत करते हुए कहा, यह मनुष्य गलती की तरफ झुकता है, पर हमें यह दिखाना है कि राज्य ईमानदारी का समर्थन करता है। आखिरकार सारे सत्य सामने आ गए। हाथियों की वास्तविक संख्या ठीक ठीक गिनी गई, बार बार जांच करके। कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ थी, कुछ मोहरें नकली थीं, पर अंतिम गिनती में यह सिद्ध हुआ कि उपहार में वास्तव में 10,000 हाथी ही भेजे गए थे। कोई कमी नहीं, कोई ज्यादा नहीं। बादशाह ने दीप्तिमान स्वर में बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और धैर्य ने फिर से राज्य का मान रखा। तुमने न केवल समस्या को हल किया बल्कि सत्य की रक्षा की। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्मरान, सत्य का कोई मोल नहीं, पर उसे दोनों तरफ से परखा जाना चाहिए ताकि शंका न रहे। जनता ने जयकार की और उस दिन से दूर दराज के राज्य भी जान गए कि यदि कोई उपहार भेजना चाहे तो सत्य गणना ही मनोनीत रास्ता है। कहानी का अंत ऐसे नहीं हुआ कि बस गिनती पूरी हुई और सब खुश हुए। वो एक सीख थी। बीरबल ने उन लोगों को जो नकली मोहरें बनाते और बेचते थे को समझाया कि ये काम दूसरों की प्रतिष्ठा और राजवैभव को दागदार कर सकता है। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रम चलवाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हों। और जो गांव देहात के लोग डर गए थे, उन्हें बीरबल ने उत्साह और सम्मान से जोड़ा, क्योंकि अंततः राज्य का असली मुखौटा यही था, न्याय, सच और सहमति। दिन ढलते ढलते किले की दीवारों पर चांद की धुंधली रोशनी पड़ी। हाथियों की सोंढों ने कुछ खाने को मांगा और उनके पीछे खड़े लोगों की मुस्कानें रात में चमकने लगीं। बीरबल ने बादशाह के कदमों में अपना सिर झुकाया और बादशाह ने कहा, तुम हमेशा मेरे दरबार के नूर हो। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और उत्तर में कहा, हुक्मरान, नूर तो आप हो, मैं तो बस अंधेरे में एक दीपक हूं। और इसी के साथ 10,000 हाथियों की वो कहानी जो शुरुआत में संकट दिखी, खत्म हुई, पर उसकी सीखें सदैव दरबार में गूंजती रहीं। दरबार में सब कुछ शांत हो चुका था, पर शांति के पीछे एक नया तूफान जन्म ले रहा था। 10,000 हाथियों की गणना पूरी हो चुकी थी। उपहार स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन उसी रात महल के गुप्त द्वार पर एक अजनबी सवार पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा घबराया हुआ था। जहां पनाह को तुरंत खबर दी जाए, वो चिल्लाया। सैनिक उसे दरबार के गुप्त कक्ष में ले गए। वहां बादशाह और बीरबल अकेले बैठे थे। अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, ये उपहार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। 10,000 हाथियों के साथ एक चाल भी भेजी गई है। बादशाह की भौहें तन गईं। स्पष्ट कहो, इन हाथियों में से 100 हाथी प्रशिक्षित युद्ध हाथी हैं, पर वे आपके नहीं, वे दक्षिणी राजा के गुप्त संकेतों पर चलेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। क्या यह संभव है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे धीरे धीरे उठे और खिड़की से बाहर खड़े हाथियों की कतारों को देखने लगे। कुछ देर बाद बोले, जहां पनाह, हाथी वफादारी नहीं बदलते, पर महावत बदल सकता है। गुप्त जांच। अगली सुबह बीरबल ने आदेश दिया कि सभी हाथियों की पुनः परेड होगी, लेकिन इस बार केवल महावतों की परीक्षा होगी। उन्होंने एक विचित्र नियम रखा। हर महावत अपने हाथी को बिना छुए केवल आवाज से नियंत्रित करेगा। सैकड़ों महावत पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। पहला महावत बोला, आगे। हाथी आगे बढ़ा। दूसरा बोला, बैठ। हाथी बैठ गया।
पर जब 100वें महावत की बारी आई, उसका हाथी स्थिर खड़ा रहा। उसने फिर आदेश दिया। हाथी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। तीसरी बार आदेश दिया। हाथी ने अचानक एक अजीब गर्जना की और विपरीत दिशा में चल पड़ा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल शांत रहे। उन्होंने धीरे से अपने एक सैनिक को संकेत दिया। सैनिक ने दूर खड़े एक अजनबी को पकड़ लिया। वो वही व्यक्ति था जिसने रात को सूचना दी थी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पना साजिश हाथियों में नहीं, डर में छिपी थी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जिसने कल रात ये सूचना दी वही इस भ्रम का रचयिता है। अजनबी कांप उठा। मैं तो चेतावनी देने आया था। बीरबल बोले, यदि युद्ध हाथी गुप्त संकेतों पर चलते तो वे आज भी आपके संकेत पर चलते, पर वे किसी पर नहीं चले, क्योंकि हाथी आदेश नहीं पहचान रहे थे। महावत घबराए हुए थे। फिर उन्होंने महावतों से पूछा, क्या किसी ने तुम्हें डराया था? कुछ देर बाद एक युवा महावत आगे आया। हमें धमकी दी गई थी कि यदि हमने दरबार के सामने हाथियों को नियंत्रित नहीं किया तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए हम घबरा गए। बीरबल ने कहा, डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं। असली षड्यंत्र जांच में पता चला कि दक्षिणी राज्य का एक दूत चाहता था कि मुगल दरबार हाथियों को संदेह की दृष्टि से देखे। यदि दरबार में अविश्वास फैलता तो दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ सकता था। बादशाह क्रोधित हो उठे, पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग कीजिए। यदि हम क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे तो वही होगा जो साजिश करता चाहता है। बीरबल की अंतिम योजना। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, हम दक्षिणी राजा को धन्यवाद का संदेश भेजेंगे और साथ में 100 प्रशिक्षित हाथी वापस भेजेंगे, उपहार स्वरूप। दरबार स्तब्ध रह गया। उपहार वापस? नहीं जहां पनाह, विश्वास का उपहार। उन्होंने संदेश लिखवाया, आपके भेजे हाथियों में से 100 इतने अद्भुत हैं कि हम उन्हें आपकी मित्रता की निशानी मानकर वापस भेज रहे हैं, ताकि हमारी मित्रता सदैव संतुलित रहे। जब संदेश पहुंचा, दक्षिणी राजा समझ गया कि उसकी चाल पकड़ ली गई है, पर इतनी शालीनता से कि वह विरोध भी ना कर सके। अंतिम दृश्य। कुछ सप्ताह बाद दरबार में फिर उत्सव हुआ। हाथी अब शांति से राज्य के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे थे, कुछ युद्ध के लिए, कुछ निर्माण के लिए और कुछ उत्सवों के लिए। बादशाह ने बीरबल से कहा, तुमने केवल हाथियों को नहीं, युद्ध को भी रोका है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, 10,000 हाथियों से बड़ा होता है एक छोटा सा अविश्वास। यदि उसे समय पर ना रोका जाए तो वही सब कुछ कुचल देता है। चांदनी रात में हाथियों की सूंढों की गूंज गूंज रही थी। राज्य शांत था, पर दरबार जानता था, जहां बीरबल है वहां संकट कहानी बन जाता है। अगली कहानी, सफेद हाथी का रहस्य। 10,000 हाथियों के आने के महीनों बाद भी राजधानी में उनकी चर्चा थमी नहीं थी। पर एक दिन दरबार में ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। राज्य के पश्चिमी जंगल में एक दुर्लभ सफेद हाथी दिखाई दिया था। सैनिकों ने बताया, वो हाथी बाकी सबसे अलग है। उसकी चमड़ी दूध जैसी उजली है, उसकी आंखों में अजीब चमक है, और जो भी उसे पकड़ने जाता है वो अचानक गायब हो जाता है। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, सफेद हाथी राज चिन्ह माना जाता है। यदि ये हमारे राज्य में है तो ये शुभ संकेत भी हो सकता है और संकट भी। दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। पहला संदेह। बीरबल ने तुरंत जंगल जाने का निर्णय लिया। उनके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक और एक अनुभवी महावत गया। जंगल में पहुंचते ही उन्हें अजीब बात दिखी। पेड़ों की छाल पर सफेद रंग के निशान थे। जमीन पर बड़े बड़े पदचिन्ह थे, पर वे अचानक बीच रास्ते में गायब हो जाते थे। सैनिक घबराए, महाराज, ये कोई मायावी प्राणी लगता है। बीरबल मुस्कुराए, मायाजाल हमेशा मन में होता है, जंगल में नहीं। उन्होंने जमीन को ध्यान से देखा, फिर एक जगह झुककर मिट्टी उठाई। ये सफेद रंग प्राकृतिक नहीं है, ये चूना है। रहस्य गहराता है। अचानक दूर से गर्जना सुनाई दी। सैनिकों ने हथियार निकाल लिए। पेड़ों के पीछे से सचमुच एक विशाल सफेद हाथी निकला। सबकी सांसें थम गईं। हाथी ने सूंड उठाई, पर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे दूसरी दिशा में चल पड़ा। बीरबल ने सैनिकों को रोका, कोई पीछा नहीं करेगा। वे चुपचाप हाथी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर हाथी एक झील के किनारे पहुंचा, और जैसे ही वो पानी में उतरा, उसका रंग उतरने लगा। सैनिक दंग रह गए। सफेद रंग धुल रहा था।
नीचे से साधारण भूरा हाथी दिखाई देने लगा। असली चाल। बीरबल ने झील के पास छिपे 2 आदमियों को पकड़ लिया। उनके पास चूने की बोरियां और बड़े ब्रश थे। पूछताछ में पता चला, हम एक धनी व्यापारी के कहने पर ऐसा कर रहे थे। उसने कहा कि यदि राज्य में चमत्कारी सफेद हाथी की अफवाह फैलेगी तो लोग दर्शन के लिए आएंगे और वो पास में मेला लगाकर धन कमाएगा। दरबार में जब व्यापारी को लाया गया वो कांप रहा था। मैंने सोचा इससे राज्य का भी नाम होगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, झूठ पर बना नाम अपमान बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब लौट रहे थे, बीरबल अचानक रुक गए। कुछ अभी भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। बीरबल बोले, व्यापारी इतना साहस नहीं कर सकता था कि 10,000 हाथियों के बाद ऐसी अफवाह फैलाए। उसे किसी बड़े व्यक्ति का समर्थन मिला है। जांच गुप्त रूप से शुरू हुई। कुछ ही दिनों में पता चला, दरबार का एक उच्च अधिकारी चाहता था कि राज्य अंधविश्वास में उलझे रहे। यदि जनता चमत्कारों में व्यस्त रहती तो वो गुप्त रूप से करों में हेराफेरी कर सकता था। साजिश गहरी थी। अंतिम खुलासा। बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज हम फिर उस सफेद हाथी को बुलाएंगे। सब चौंक गए। हाथी लाया गया। अब वो सामान्य रंग में था। बीरबल ने सभा के बीच में चूने की बोरी रख दी और बोले, जिसे लगता है कि चमत्कार सच है वो इस हाथी को फिर से सफेद बना दे। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अधिकारी की ओर देखा, और यदि कोई राज्य को भ्रम में रखना चाहता है तो उसका चेहरा भी इसी चूने से ढक जाएगा। अधिकारी घुटनों पर गिर पड़ा। अपराध स्वीकार कर लिया। अंत की सीख। बादशाह ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित किया कि असली शक्ति बुद्धि है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हाथी चाहे 10,000 हों या एक, सच्चाई हमेशा पानी में उतरकर अपना असली रंग दिखा देती है। जंगल फिर शांत हो गया। झील में चांद की परछाई चमक रही थी और राजधानी में एक नई सीख गूंज रही थी। चमत्कार से बड़ा चमत्कार है समझदारी। अगर आप चाहें तो अगली कहानी में हम दिखाएं 10,000 हाथियों में छिपा एक गुप्त खजाना, या फिर हाथियों की मदद से पकड़ा गया सबसे खतरनाक जासूस, या एक हाथी जिसने बीरबल की जान बचाई। कहानी में मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि भी हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकें। धन्यवाद।